मेरा नाम है राहुल परमार। आज हम जो हमारा लेक्चर था वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, उस लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एरर। आई एम वेरी सॉरी टू एवरीवन कि आपको इतना इनकन्वीनियंस हुआ, बट जो सब्जेक्ट मैटर था एज इट इज आपको पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल कारण होते हैं, इंसानों में भी कारण होते हैं, बट मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी, तो कुछ चीजें काम नहीं कर रही थी, तो सडनली लेक्चर क्रैश हो गया था। उसी लेक्चर में जिसमें हमने कल 25 मिनट्स डिस्कशन किया था, साथ ही साथ हमने क्या देखा था, टोर्नेडो क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए थे। इस लेक्चर में मैं फिर से उसी पूरे टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, हम आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए इस लेक्चर को मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, बट जो परफेक्ट चीजें हैं जिसे डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर हम वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करेंगे, उन सारे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में से उसका हाफ पार्ट वन की बात हुई थी, पार्ट वन हम इसमें कवर कर लेंगे, और पार्ट टू जो लेक्चर हमारा कल आएगा उसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के इस लेक्चर के साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोर्नेडो के बारे में। ठीक है, हम पहले देखेंगे टोर्नेडो। टोर्नेडो क्यों? क्योंकि टोर्नेडो हमारा साइक्लोन वाले चैप्टर में छूट गया था टाइम की कमी होने के कारण। तो पहले टोर्नेडो को डिस्कस करेंगे, टोर्नेडो के बाद वो सारे क्वेश्चंस जो साइक्लोन वाले चैप्टर में थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम नेचुरल वेजिटेशन को स्टार्ट करेंगे जो वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे, व्हाट इज टोर्नेडो? टोर्नेडो इज जनरेटेड ड्यू टू लोकल वेदर कंडीशन। हमने लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा था सर। कौन कौन सी थी लोकल विंड्स? अलग अलग थी सर। जैसे इंडिया की कुछ लोकल विंड्स की बात करें, जैसे कि लू, मॉनसून शावर, मैंगो शावर, ब्लोसम शावर, ठीक है, बरदोली का छिरा, काल बैशाखी, ये क्या होती है? ये लोकल विंड होती है। सर लोकल विंड क्या होती है? बेटा लोकल विंड वो होती है जो लोकल एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जनरेट हो जाए। जैसे गर्मी में कोई एरिया, देखो लोकल एरिया क्या होता है बेटा, क्या होता है लोकल एरिया? क्लाइमेट तो पूरी जगह सेम होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट को चेंज करने के अलग अलग फैक्टर होते हैं, बिल्कुल सर, बट सन अगर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होगा तो पूरे इंडिया पर बराबर धूप गिरेगी, तो पूरे इंडिया का क्लाइमेट सेम होना चाहिए? नहीं बेटा। महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, इस महाराष्ट्र वाले रीजन में कौन सी सोइल मिलती है? यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू होने के कारण, बेसाल्टिक इरप्शन होने के कारण यहाँ पर हमें ब्लैक सोइल देखने को मिलती है। और इनकेस जब हमें यहाँ पर ब्लैक सोइल देखने को मिलती है इस एरिया पर, तो क्या होता है जब यहाँ पर हमें ब्लैक सोइल देखने को मिलती है, तो ब्लैक सोइल का क्या है? ब्लैक सोइल इज अ ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अगर वो हीट का गुड एब्जॉर्बर है तो मतलब क्या करेगा? वो हीट एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट एनर्जी को क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा? क्योंकि इसका एल्बिडो बहुत कम है ब्लैक सोइल का। अब जब ये हीट एनर्जी को बहुत ज्यादा अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? गर्म। और जब ये गर्म हो जाएगा मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो गया? लो। तो किसी दूसरा एरिया जहां पर प्रेशर क्या है? हाई, ठीक है, कोई ऐसा एरिया समझ लो जैसे कि माउंटेन्स, जहां पर क्या है? बर्फ है, तो वहां पर ठंड होगी, तो वहां का एरिया क्या, प्रेशर क्या होगा? हाई। तो इस हाई प्रेशराइज रीजन से इस लो प्रेशराइज रीजन की तरफ विंड्स का चलना। अब सन तो बराबर दोनों को लाइट दे रहा है, ये हम जानते हैं कि सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, जून का महीना है, सन का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, बट अलग अलग एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन किसके कारण डिटरमाइन हुई? वहां के सरफेस के कारण। यहां पर काली जमीन थी और यहां पर बर्फ फैली हुई थी, तो बर्फ ने क्या किया? बर्फ ठंडा था और काली जमीन हो गई गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, गर्म। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलने लग गई। इसी कारण से लोकल विंड्स चलती है। समझ में आया मेरी बात? इन्हीं लोकल विंड्स की तरह ही कुछ ऐसे स्टॉर्म्स होते हैं जो लोकली आते हैं, लोकल एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। उन स्मॉल और लोकल स्टॉर्म को हम बोलते हैं बेटा टोर्नेडो। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें कहा जाता है टोर्नेडो या फिर बवंडर। क्या कहा जाता? बवंडर। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में आंधियां चलती है, ठीक है, गर्मियों के दिन, जब गर्मी के दिन आते हैं, ठीक है, सन्नाटे शोर मचाते हैं, ठीक है, गली गली सूख जाती है, पेड़ के पत्ते मुरझा जाते हैं, हर कोई किसी को याद करता है। वो एक ऐसा टाइम होता है बेटा, वो एक ऐसा टाइम होता है, उस टाइम पर क्या होता है कि आंधी चलती है, तूफान चलते हैं। आपने गोल गोल घूमने वाले बवंडर देखे होंगे, जो लोग गांव से जुड़े हुए उन्होंने तो बहुत ज्यादा देखे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन से गांव से हो, कहाँ कहाँ से हो। अगर आप जैसे कोई उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से है, मिर्जापुर जिले से है, हामिरपुर जिले से है, उस हामिरपुर जिले के अंदर कौन से गांव से आप हो, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा, फिर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि मैं कौन से एरिया के कौन से गांव से बिलोंग करता हूं जहां मैंने बवंडर देखे। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें क्या होती है, हमें लोकल एरिया के वेदर कंडीशन के कारण देखने को मिलती है। दे आर जनरेटेड ड्यू टू लोकल वेदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। दे आर ऑल्सो नोन एज लोकल स्टॉर्म। बिल्कुल, इट इज नॉट लाइक अ साइक्लोन, इट इज नॉट लाइक अ साइक्लोन दैट इज ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, बट इट इज अ लोकल स्टॉर्म। क्या होते हैं ये होते हैं लोकल स्टॉर्म, जो लोकल एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोन की तरह नहीं है कि साल के फिक्स टाइम पर आएंगे।
साइक्लोन का टाइम क्या है बेटा? कभी भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन कब आए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बारिश के पहले और बारिश के बाद। अब बारिश का महीना कौन सा? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहां पे समझ लेते हैं, बारिश का महीना, मात्रा की गलती हो तो माफ कर देना। ये बारिश का महीना, तो कौन से टाइम पर बारिश होती है? जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इन 4 महीनों में बारिश होती है। ठीक है, इन 4 महीनों की बारिश को एनसीईआरटी में चौमासा नाम से डिटरमाइन किया गया है। चौमासा, ठीक है, 4 मास का समय। ठीक है, इसे क्या कहा गया? चौमासा। अब इसके पहले जो आएगा वो कौन सा सीजन होगा? समर सीजन होगा। अब इस समर सीजन में मतलब अप्रैल और मई, ठीक है, और इस समर सीजन के बाद इधर अक्टूबर एंड नवंबर, ये जो 4 महीने मैंने बताए, अप्रैल में, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में आते हैं साइक्लोन्स। मतलब मॉनसून के पहले, प्री मॉनसून, एंड मॉनसून के बाद पोस्ट मॉनसून। ठीक है, ये 2 ऐसे टाइम पीरियड्स होते हैं जब देश के अंदर साइक्लोन आते हैं। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में सारी बात कर रहा हूं, इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा जब इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? साइक्लोन की क्या खास बात हुई? साइक्लोन की खास बात ये हुई कि साइक्लोन क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम में आते हैं। इसीलिए तो हमने इसको सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर रखा था, विंड्स के अंदर जब डिस्कस किया था। प्राइमरी सर्कुलेशन के अंदर ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली रख लिया था, बट सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर हमने मॉनसून एंड साइक्लोन्स रखे थे। क्यों? क्योंकि ये सीजन टू सीजन आते हैं, इस सीजन में आते हैं और इस सीजन में आते हैं। बात समझ में आई? बट टोर्नेडो आर नॉट लाइक दी साइक्लोन्स। टोर्नेडो अलग होते हैं। ठीक है, टोर्नेडो क्या होते हैं? लोकल एरिया के कारण होते हैं। तीसरा, टोर्नेडो आर स्मॉल बट मोस्ट डिवास्टेटिंग। टोर्नेडो क्या होते हैं? छोटे होते हैं पर बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। सर ये क्या बात हुई? ये बात बेटा इसलिए हुई, सबसे बड़े क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। मैंने क्या बताया था? जिनका डायमीटर जो होगा 1900 किलोमीटर से, है ना, 1900 किलोमीटर से लेकर के तो 2500 किलोमीटर तक, 1900 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक दूर तक फैला हुआ, वो होगा हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेव, डिप्रेशन या फिर टेम्परेट साइक्लोन। ये तीनों इसी के नाम है, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो क्या होगा? वो होगा हमारा टेम्परेट साइक्लोन। फिर क्या होगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया कितना होगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन का सरजी एरिया होगा हमारा 150 से 250। ये क्या हुआ? टेम्परेट, ये हुआ ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल का कितना हुआ? 150 से 250। जब हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस, तो हमने क्या देखा था? सर ट्रॉपिकल साइक्लोन आर मोस्ट डिवास्टेटिंग कंपेयर्ड टू द टेम्परेट साइक्लोन। अब इन ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी छोटे टोर्नेडो आर अगेन मोस्ट डिवास्टेटिंग। ठीक है, जो जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी। ठीक है, ये बात हमने एक बार और करी थी जब हमने अलग अलग वेवलेंथ पढ़ी थी। ठीक है, याद है? भूल तो नहीं गए? गेक्सयू बीमार याद है? गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, जब हमने पढ़ी थी ना गेक्सयू बीमार, तो हमने एक बात की थी कि जो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, जैसे गामा रेज की, वो सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, और वही वेवलेंथ, वही वेव जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वो सबसे कम डिवास्टेटिंग होती है। तो जो छोटे होते हैं, जो यंगर होते हैं, ठीक है, उनको देखकर कभी ये मत समझना कि इसके अंदर ताकत नहीं है। ठीक है, चलो वो अलग बात थी, बट यहां पर इसको देखते आगे। टोर्नेडो आर स्मॉल बट मोस्ट डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग ज्यादा होते हैं। दे आर फनल इन शेप। इनका जो शेप होता है बेटा, वो होता है फनल की तरह। किसकी तरह होता है? ये इस टाइप का शेप होता है किसका? हमारे टोर्नेडो का। एकदम फनल की तरह दिखाई देते हैं। फोटोग्राफ देख लेते हैं। ये इस टाइप का फनल देखा होगा आपने। आपने ट्रैक्टर के अंदर डीजल डाला होगा, कार के अंदर डीजल डाला होगा, बाइक के अंदर पेट्रोल डाला होगा, तो आपने ये नोटिस किया होगा एक जो फनल होता है, वो फनल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड ऑल्सो लाइक अ ट्रंक, ट्रंक ऑफ एलिफेंट। ठीक है, ट्रंक ऑफ एलिफेंट, हाथी की सुंड की तरह भी ये दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, when tornado passes through water bodies they are called as water sprout। जब यही टोर्नेडो पानी के ऊपर से पास होते हैं तब इन्हें कहा जाता है वाटर स्प्राउट। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है, अगर आपसे पूछ लिया है कभी भी कि सर वाटर स्प्राउट क्या होता है, मतलब सर नहीं पूछेंगे, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि बेटा वाटर स्प्राउट क्या होता है, तो बताने में कभी नहीं रुकना कि जब टोर्नेडो पानी के ऊपर से पास होता है तब उसे वाटर स्प्राउट कहते हैं। जब ये टोर्नेडो पानी के ऊपर से पास होता है तो लार्ज अमाउंट में पानी और पानी के अंदर मिलने वाले जीव जंतुओं को अपने साथ ले लेता है। जैसे कि पानी के अंदर मिलने वाली मछलियां, पानी के ऊपर उगे हुए जो फ्लोरा होते हैं, जो समुद्र के अंदर लगने वाली घास होती है, फूल होते हैं, कोरल्स होते हैं, मैनग्रोव्स की छोटी छोटी टहनियां होती हैं, इन सभी को ये जोड़ लेता है, उखाड़ लेता है, और उखाड़ करके सभी को कोस्टल एरिया में, ठीक है, जब ये कहां बढ़ेगा? कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ेगा, समुद्र से कोस्ट की तरफ, समुद्र से जमीन की तरफ। तो जब ये जमीन पर गिरते हैं, जमीन पर पहुंचते हैं, तो उन सारी चीजों को जमीन के ऊपर गिरा देते हैं। ठीक है, अब उनमें चीजों में सबसे काम की चीज होती है मछली। ठीक है, तो यहां पर मछली अलग अलग कॉड,
बाम, कतला, लाल परी, जो भी होता होगा, अलग अलग मछलियां लोग पिक कर रहे हैं और रात को मजे करेंगे, ठीक है, मतलब मछली खाएंगे मजे करेंगे इन द सेंस रात को मछली खाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मछलियों की बारिश भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है जहां टोर्नेडो आते हैं, ठीक है। अब बेटा टोर्नेडो से रिलेटेड क्वेश्चंस को फटाफट डिस्कस करते हैं, टोर्नेडो साइक्लोन वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, द साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ चाइना इज पॉपुलरली नोन एज, चाइना के अंदर आने वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को क्या कहा जाता है? इस बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है, इट टर्म्ड एज यस टाइफून्स, ठीक है, उसे टाइफून कहा जाता है। टाइफून के अलावा साइक्लोन्स, वो साइक्लोन जो कहां, साइक्लोन्स कहां आते हैं? इट कम्स इन इंडियन ओशियन, ठीक है। टोर्नेडो, लोकल स्टॉर्म, हरिकेन्स, नॉर्थ अटलांटिक प्लेस, नॉर्थ अमेरिका, यहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? हरिकेन्स देखने को मिलते हैं। फटाफट नोट कीजिए सारी बात, क्वेश्चन भले टाइफून से पूछा है बट ऑप्शन सारे याद होने चाहिए, क्या होता है, कैसे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अ लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज नोन एज, जो लो प्रेशर एरिया साइक्लोन के सेंटर में हमें देखने को मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है? इसकी बात हमने की थी जब हमने डिस्कस किया था बेटा अर्थक्वेक, क्या डिस्कस किया था? अर्थक्वेक, ठीक है। दूसरा, क्या इसे फोल्ट नाम से जाना जाता है? कुछ तो भी बातें हैं ये तो, फोल्ट नाम से कैसे जाना जाएगा? फोल्ट कहां देखा था? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। अब क्या पढ़ रहे? क्लाइमेटोलॉजी। तो क्या अभी भी ये फोल्ट होगा क्या? जी नहीं सर, ये फोल्ट नहीं होगा, मिड पॉइंट तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो फिर इसे क्या कहा जाता है? सो द लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज टर्म्ड एज आई, उसे आई नाम से जाना जाता है। ये पूरा साइक्लोन है और उसका सेंट्रल लो प्रेशर एरिया है जहां से वाटर ऊपर की तरफ उठता है कंडेंसेशन के फॉर्म में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following place is most likely to be affected by cyclone? ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी कोस्ट साइक्लोन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। अब पहले यहां पर ओड चीजें देखना हमको, ठीक है, जो इन तीनों में से अलग हो। इन तीनों में से अलग होने के लिए इन चारों में से जो अलग है उसे जानने के लिए हमें पहले इन चारों को जानना पड़ेगा कि कौन कौन है, कहां कहां आते हैं। पोरबंदर, महात्मा गांधी जी, हमारे देश के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी जी का जहां जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, वह पोरबंदर जगह कहां पर है? गुजरात के अंदर, जो कि इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर है। मुंबई, द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, द क्लॉथ मार्केट ऑफ इंडिया, कहां पर है वो है हमारा महाराष्ट्र के अंदर। गोवा, पता नहीं किसको क्या याद आ रहा है गोवा को देख देख के, बट गोवा जो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में है और ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो ये हो गया गोवा, ठीक है। ये 3 जगह हो गई हमारे पास, कौन कौन सी? गुजरात, कहां पर हुआ? सॉरी, पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ, मुंबई महाराष्ट्र, गोवा इटसेल्फ एन स्टेट। पुरी, इसे पूरा नाम जाना जाता है, इसका नाम जगन्नाथपुरी। इट इज सिचुएटेड इन, जगन्नाथपुरी कहां पर है? जगन्नाथपुरी इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। हमारे देश के अंदर अगर हम हिंदू रिचुअल्स की बात करें, ठीक है, तो हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में बेटा 4, हमारे जो धर्म है, हिंदुइज्म है, उसके अंदर 4 धाम को माना जाता है। भारत को उसमें सबसे सुप्रीम माना जाता है और उस भारत के 4 छोर को 4 धाम माना गया है, जिसमें दक्षिण छोर मतलब सदर्न पार्ट में है रामेश्वरम, नॉर्दर्न पार्ट में बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, ईस्टर्न पार्ट में जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर, और वेस्टर्न पार्ट में है द्वारिकापुरी, कहां पर है? जो कि हमारा गुजरात के अंदर है। 4 पार्ट को 4 धाम माना गया है। ऐसा बोला जाता है जो भी 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसका जीवन सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर उसे जमीन पर ही हेवन की फीलिंग आ जाती है अगर वो 4 धाम पूरे कर लेता है। तो ये बात पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पुरी मतलब जगन्नाथपुरी। दूसरा, जगन्नाथपुरी इज द ईस्टर्न मोस्ट धाम, मतलब जगन्नाथपुरी कहां पर आता है? उड़ीसा के अंदर आता है। कहां पर आता है? उड़ीसा के अंदर आता है। तो ये होगा हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर मिला हमको जगन्नाथपुरी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जगह है जहां पर साइक्लोन सबसे ज्यादा आते हैं। तो फिर से अपन इसको इरेज कर लेते हैं और फिर से पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस इज जगन्नाथपुरी, गोवा, मुंबई, पोरबंदर, ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर है यहां पर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साइक्लोन सबसे ज्यादा कहां आते हैं। साइक्लोन मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है? सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन होता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में चलते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट में सबसे पहले कौन सी कोस्ट को हिट करेंगे? ईस्टर्न कोस्ट को, देन वेस्टर्न कोस्ट को। तो इन चारों में से ईस्टर्न कोस्ट पर क्या है? पुरी, जगन्नाथपुरी। तो ईस्टर्न कोस्ट पर जो जगन्नाथपुरी है इसको सबसे ज्यादा साइक्लोन हिट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा?
बी विल बी दी आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा था जो अपने आप में 2-3 क्वेश्चन लेकर बैठा था और कुछ पुरानी बातें भी हमने उन पुरानी बातें, उन रिचुअल्स और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया कि साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होता है, दूसरा इन एरिया में से साइक्लोन कहां किसको हिट करता है, चारों जगह की अलग अलग लोकेशन देखी और पूरी का वो देखा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन अटलांटिक ओशन आर टर्म्ड एज। वो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अटलांटिक ओशन के अंदर आते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है हरिकेन नाम से, उन्हें हरिकेन नाम से जाना जाता है। और टाइफून्स, चाइना, जो चाइना के अंदर आते हैं, टाइफू तो कुछ होता नहीं है, जो करेक्ट टाइफून को उन्होंने ये ऐसा कर दिया है, यहाँ पर एन लगा देते तो टाइफून हो जाता हो, तो ये तो कोई वर्ड है ही नहीं। विली विली, विली विली ओकर एट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। जो ऑस्ट्रेलिया होता है हमारा, उस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न कोस्ट पर कुछ इस टाइप से बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में जो साइक्लोन्स आते हैं, अपीयर होते हैं हमें, उन साइक्लोन्स को बोला जाता है विली विली। उन्हें क्या कहा जाता है सर जी? उन्हें कहा जाता है विली विली। तो यहां पर क्वेश्चन कहां का पूछा है? अटलांटिक ओशन का। तो अगर क्वेश्चन अटलांटिक ओशन का पूछा है तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज हरिकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन यास, साइक्लोन यास हिट नॉर्थ ओडिशा। समझ गए कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ठीक है, उड़ीसा का नॉर्थ पार्ट। साइक्लोन यास हिट नॉर्थ ओडिशा एंड नेबरिंग वेस्ट बंगाल, और उसके साथ में जो वेस्ट बंगाल है वहां पर। As it hit the coast in May 2021, मई 2021 में इसने हिट किया था with the wind speed of 130 to 140 किलोमीटर पर आवर। Which country gave the name of Yas to the cyclone? साइक्लोन जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इंडिया के अंदर आते हैं, उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर सभी को ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम दे देंगे तो समझने में कंफ्यूजन होगी ना कि कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हर कंट्री, टोटल 13 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है टोटल? 13 कंट्रीज है। बेटा जिसको डाउट हो वो जो पुराना लेक्चर था उसको देख लेना, प्रॉपर क्लियर कर दिया है। थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूं, जल्दी से बता रहा हूं। टोटल 13 कंट्रीज है। इन 13 कंट्री ने, हर कंट्री ने अपने 13 नेम्स दिए हैं। तो टोटल कितने नाम है हमारे पास? 169। ठीक है, एक कॉलम बनता है, उस कॉलम में क्या 1 2 3 4 13। ठीक है, तो 13 कंट्रीज डाली गई है और यहां पर लिखा 1 2 3 4 13, मतलब हर कंट्री के द्वारा दिए गए 13 नाम। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5, इस टाइप से। अब जैसे अलग अलग कंट्री, जैसे है इंडिया, इंडिया ने नाम दिया है गति, फिर इंडिया ने नाम दिया है तेज, फिर इंडिया ने नाम दिया है पवन। तो क्या होगा, पहले रो 1 की बात करेंगे तो रो 1 के अंदर सबसे पहले नंबर पे कंट्री कौन सी है? ए से अफगानिस्तान मान लिया, अफगानिस्तान ने अपना नाम दिया। फिर अगर दूसरा साइक्लोन आएगा उसे इंडिया नाम देगा, गति नाम देगा। फिर तीसरा साइक्लोन आएगा उसे ईरान नाम देगा, अपने हिसाब से जो भी देगा। इस टाइप से सारी कंट्रीज का पहला रो खत्म होगा, फिर दूसरा रो खत्म होगा, फिर तीसरा रो खत्म होगा। इसलिए टोटल हमारे पास कितने नाम है? 169 नेम है। तो साइक्लोन यास, इस साइक्लोन यास जो है वो नाम प्रोवाइड किया गया था ओमान के द्वारा। जो ओमान कंट्री है उसने साइक्लोन यास नाम दिया था। वहीं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ओ के बाद क्या था? पी। सारे कंट्रीज को अल्फाबेटिकली अरेंज किया, ओ के बाद क्या था? पी। तो पी से पाकिस्तान ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? गुलाब। जो साइक्लोन गुलाब था वो नाम दिया था हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने। ठीक है, फिर उसके बाद आया था कतर, ओ पी क्यू, क्यू से कतर, तो कतर ने अगला नाम दिया था जिसका नाम था शाहीन। ठीक है, इस टाइप से ये नाम आगे बढ़ते जाते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया? ये इस टाइप की क्रोनोलॉजी होती है साइक्लोन्स की। ठीक है, यहां पर जो हमारा चैप्टर था दैट इज साइक्लोन्स, वो चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप बेटा आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या होता है कि हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए, मैंने तो बहुत सोच समझ के हर चीजें पढ़ाई है। क्वेश्चन आए दैट्स वेल एंड गुड, क्वेश्चन नहीं आए तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमने आज सीख ली है। ऐसा नहीं होगा चक्रवात हर साल आते हैं, बवंडर हर साल बनते, तो एक ना एक बार एनडीए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो वो चीजें हमें बेटा याद होना चाहिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को साइक्लोन का चैप्टर पूरा पूरा याद हो गया होगा। देखो बात ऐसी है, साइक्लोन का चैप्टर एग्जाम में आए दैट्स वेल एंड गुड, बट हम इस देश के नागरिक हैं जिस देश में साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, हालांकि वो चीजें एक नेचुरल डिवास्टेटिंग इवेंट है, ठीक है, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है, तो वो नहीं आना चाहिए, बट अगर वो आ रहा है तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लिटरेट की कैटेगरी में है, हम पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे के साथ साथ हमें समझदार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। कुछ भी करो काम, कुछ भी करो काम, उसमें ये सोच लेना कि इसमें मेरा कितना फायदा हो सकता है। कब तक? जब तक कि आप स्टूडेंट रहो। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी ये जो एज है, ये जो एज बहुत ज्यादा ऐसी एज है जो कि एकदम एक्सर्टिंग स्टेज पर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपना पूरा ध्यान अगर सही डायरेक्शन में रखोगे तो बहुत ऊपर जाओगे, और अगर इसी एज में अपना ध्यान किसी और उल्टे पुल्टे डायरेक्शन में डाल दिया तो ताउम्र परेशानी होती है। ठीक है, तो अपना पूरा का पूरा फोकस अभी हमें कहां रखना है? बॉर्डर पर।
ठीक है, वहां पर कि आज यहाँ पन्नों से, किताबों से, हाथ में तलवार मतलब पेन लेकर लड़ेंगे, तब जाकर वहां हाथ में बंदूक मिलेगी। ठीक है, तो देखो, जो हर कोई जो भी ऑफिसर होता है स्टार्टिंग से ही वो ब्रिलियंट नहीं होता है, बट चीजों को देख देख कर बनता है। आज आपके माता पिता ने आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि आप इतनी बढ़िया जगह पढ़ रहे हो, आप लोगों ने खुद ने इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़े, सब कुछ चीजें सीखी, आज कुछ नई चीजें सीखने को मिल रहा है, तो इसे अच्छे से ग्रैब करो बेटा। ठीक है, इसका प्रॉपर फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैं यही बोलूंगा। इसी के साथ साथ हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स क्या होते हैं? वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स बच्चा वो होते हैं, अभी तक हमने क्या देखा? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाउड्स, इंसोलेशन, हीट बजट, प्रेशर, विंड्स, ये सब कुछ देख लिया। अब इन सभी को अप्लाई कर दो, इन सभी को अप्लाई कर दो, तो वो एप्लीकेशन समझ लो, क्लाइमेटोलॉजी की एप्लीकेशन ही है आपके वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन एंड नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, जैसे ये है हमारी धरती, ये है हमारा ग्लोब, इस ग्लोब को हमने 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल एंड पोलार एरिया, इतने पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। तो हर लाइन पर किस किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है, वही होता है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। वहां पर कैसा टेम्परेचर होता है, वहां पर कैसा प्रेशर होता है, वही है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। मतलब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूरा पूरा ग्लोब, हम वासुदेव कुटुंबकम की जो फिलोसॉफी है, पूरा ग्लोब जो है उसको हाथ में ले लेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे कि कहां कहां क्या मिलता है। बट जियोग्राफिकली अलग अलग सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें अलग अलग होगी, बट यहां पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें हम सारी जान जाएंगे कि कहां कहां किस किस टाइप से क्या क्या चीजें मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पर जो रीजनल डिवीजन है वो 5 पार्ट में किया हमने। ठीक है, ये हमको सिर्फ क्या याद रखना? मेगाथर्म, ज़ेरोफाइट, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हेक्सोथर्म। ठीक है, अब ये चीजें जो हमको लर्न रखना है, ये चीजें ऐसा नहीं है कि यहाँ का टेम्परेचर और सब कुछ याद रखे, बट इनको एक नॉर्मली लाइन वाइज लर्न करना हमें। ठीक है, क्यों लाइन की लाइन हमें समझ में आ जाए। जैसे मेगाथर्म है, मेगाथर्म मतलब ज्यादा तापमान, मेगाथर्म मतलब ज्यादा तापमान, तो ये कहां मिलेगा हमको? मेगाथर्म वाली चीजें हमको मिलेगी इक्वेटर के पास। क्यों? बिकॉज सर जी इक्वेटर पर सनलाइट साल भर गिरती है। ठीक है, तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन होता है, विंटर यहां पर कम होता है, बिल्कुल सही। अगर धूप ज्यादा है तो क्या होगा? विंटर कम होगा। विंटर कम होता है, हॉट होता है पूरे सीजन, ऑल मंथ। ठीक है, तापमान लगभग सेम रहता है, और जो सेम तापमान है वो कितना रहता है? वो रहता है मोर देन 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? मोर देन 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आता है ज़ेरोफाइटिक इकोसिस्टम। ज़ेरोफाइट मतलब डेजर्ट, और डेजर्ट के लिए हम कलर यूज करेंगे कौन सा? अरे ये तो सेम कलर हो गया। डेजर्ट के लिए हम यूज करेंगे, आप बताओ कौन सा कलर यूज किया जाए डेजर्ट के लिए? चलो ये वाला यूज कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है? हाँ, ये वाला कलर है डेजर्ट। तो यहां पर हमको देखने को मिलता है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मतलब वो एरिया जहां पर प्रेसिपिटेशन कम हो और इवापोरेशन ज्यादा हो, वो एरिया जहां पर तापमान ज्यादा हो पर बारिश कम हो, दैट इज डेजर्ट। तो उस डेजर्ट के अंदर जो भी प्लांट्स मिलते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं ज़ेरोफाइट प्लांट, ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट, जो सूखे में पनप जाए। बोला जाता ना, हम वो बीज है जो मरुस्थल में उग जाएंगे, ऐसा बोला जाता, बस वही है डेजर्ट। ठीक है, तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा डेजर्ट। अलग अलग डेजर्ट्स की बात करेंगे, फिर और नॉर्थ में जाएंगे। अब क्या हुआ? जैसे हम नॉर्थ में जाते जा रहे बेटा, वैसे वैसे तापमान क्या हो रहा? कम होता जा रहा। तो जब और नॉर्थ में जाएंगे मीजोथर्म में, तो तापमान कम हो जाएगा, 18 से 8 डिग्री तक रहेगा। 18 डिग्री समर में रहेगा और 8 डिग्री रहेगा विंटर में। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने थोड़ा कोल्ड मान लिया, जो यहां पर मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर की बेसिस पर हमने देखा था ना, लेटीट्यूडनली जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं और साउथ में जाते हैं, इक्वेटर के तापमान क्या होता है? गिरता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीजोथर्म। फिर आएगा माइक्रोथर्म, जो इससे और नॉर्थ में आएगा। थोड़ा सा नॉर्थ में और चल देते हैं, क्या ही बात है उसमें। ये यहां पर चल दिया हम नॉर्थ में। अलग अलग कलर है ना, दोनों ब्लू है, बट दोनों ब्लू अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है? यहां पर हमें देखने को मिलता है माइक्रोथर्म या फिर माइक्रो टाइप क्लाइमेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो समर होता है, समर का तापमान होता है 10 डिग्री और विंटर का तापमान होता है -3 डिग्री। मतलब और ठंडा एरिया है साहब, बहुत ठंडा एरिया है ये। फिर इसके बाद और नॉर्थ में चले जाओ। अब और नॉर्थ में कहां जाओगे? आखिरी में जाओगे। कहां चले जाओगे सर जी? पोल पर आ जाएंगे। अब पोल पर आ गए मतलब परमाफ्रोस्ट। व्हाट डज मीन बाय परमाफ्रोस्ट? परमाफ्रोस्ट का एक ही मतलब होता है, परमानेंटली फ्रोजन। परमानेंटली फ्रोजन, जो परमानेंटली पूरा का पूरा फ्रीज, जो पूरे साल भर बर्फ से ढका हो। ठीक है, पूरे साल भर बर्फ से ढका हो। वहां पर समर का तापमान भी, समर का में भी कभी कभी तापमान 0 डिग्री आता है, और विंटर में तो तापमान हमेशा लो ही रहता है। समर में भी तापमान माइनस में ही चलेगा, जो हमेशा बर्फ से ढका होगा, दैट इज द परमानेंटली फ्रोजन रीजन। तो टेम्परेचर की बुनियाद पर हमने पूरे क्लाइमेटिक एरिया को 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अभी किसी भी देश, कंट्री, मुल्क का नाम नहीं लिया मैंने, एक लंबी लाइन खींची है। ठीक है, मैंने पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को अपना देश समझा है, और उस देश के अकॉर्डिंग मैंने सभी को बांट दिया है टेम्परेचर की बुनियाद पर 5 पार्ट में। ठीक है, मेगाथर्म सबसे पहला हमारा, ज़ेरोफाइट, मीजोथर्म, माइक्रोटाइप और हेक्सोथर्म। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। और क्या याद रखने हैं? कि ये 5 नाम में इस मेगाथर्म से लेके तो इस हेक्सोथर्म तक तापमान घटता जाता है।
ठीक है। ये तापमान क्या होता है, घटता जाता है इक्वेटर के नॉर्थ में भी और इक्वेटर के साउथ में भी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स को बच्चों 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब बात करते हैं यहां से, ये वाला पार्ट बेटा सभी को लर्न हो जाना चाहिए। ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जान लगा दूंगा पर ये आपको लर्न करवा कर ही रहूंगा। ये फ्लो चार्ट सभी को याद